मुझे टाइटल बताओ क्या है। नोटिस एंड टेंडर। टेंडर, नोटिस एंड टेंडर। थोड़ा जिसकी बुलंद आवाज वो पढ़ेगा, इसमें तुम पढ़ दो, तुम मेरी नजदीक बैठे हो, है ना? आज मैं नहीं पढ़ूँ, इस सेक्शन ऐसे है नहीं। अभिकर्ता पर तामील या उसकी निविदा। हाँ, जहाँ की वह व्यक्ति जिस पर या जिस समझ लो, हमें किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं, है ना? हमने उसके पैसे बैंक में जमा कर दिए, तो मैं उसको नोटिस नहीं दूंगा कि आपके पैसे मैंने बैंक में, आप जाके विड्रॉ कर, या हम, ये तो हुआ नोटिस जमा करने का। एक हुआ टेंडर, आमंत्रण देना कि भैया आपका पैसा तैयार है, बोलो कब और कहाँ लो। आप जब कहोगे, जहां कहोगे, वहां आपका पैसा हम देंगे। इसे बोलते हैं टेंडर। हम उसे इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए और अपने पैसे ले जाएं, इट इज रेडी, है ना? और नोटिस तब होता है, नोटिस दो परिस्थितियों में, एक तो मोर्गेजी देता है जब सेल कराने जाएगा या फोरक्लोजर कराने जाएगा, उससे पहले नोटिस देता है, ठीक है? और या मोर्गेजर नोटिस देगा कब, जब उसकी ड्यू डेट निकल जाएगी, वो मोर्गेजी रिडीम नहीं कर रहा है ना? तो फिर वो एक नोटिस देगा। नोटिस तो हमें पहले देना चाहिए। एक प्रिंसिपल है ये कि भाई जो काम आप कोर्ट में करने जा रहे हो, दावा करने जा रहे हो, किसी के ऊपर तुम 2 लाख रुपए का दावा करने गए, समझ ना बात को? आप नोटिस ऑफ टेंडर भी बात कर लेते हैं। आप जब आप गए, आपने उससे कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया और सीधे कोर्ट पहुंच गए दावा ले, तुम उसके पास तामील हुई, तामील उसको मिली, दावे की कॉपी मिली, वो आया, उसने कोर्ट में पैसे जमा कर दिए, तुम्हें मुकदमे का खर्चा थोड़ी मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो कहेगा साहब इसने हमसे एक भी बात नहीं कही, हमसे एक ही बार नहीं कही, कहते तो हमसे एक बार, हम पूरे पैसे देते इनको। जब सीधे कोर्ट में आ गए तो कोर्ट का खर्चा हम क्यों दें? हमसे कहते हम कैश नहीं देते, इनका कोर्ट का खर्चा बच जाता। नहीं समझ है ना? तो इसमें पढ़ो जल्द। वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को टेंडर करना है या नोटिस देना है, तो बजाय व्यक्ति के उसके सर्वेंट, सॉरी, उसके एजेंट को दे दिया है, तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति को ही दे दिया, ये लिखा है। जहाँ की वह व्यक्ति जिस पर या जिसको इस अध्याय के अधीन किसी सूचना की तामील या निविदा की जानी है, उस जिले में निवास नहीं करता जिसमें बंधक संपत्ति या उसका कुछ भाग स्थित है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से आम मुख्तारनामा प्राप्त या ऐसी तामील या निविदा को प्रतिकृत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता पर तामील या उसको निविदा पर्याप्त समझी जाएगी। समझ में आया क्या? एजेंट को दे दिए तो भी पर्सन को ही माना जाएगा। हिंदी का कोई वर्ड ऐसा जो समझ में नहीं आया, हिंदी में समझ में नहीं आया तो तू इंग्लिश में पढ़ो ना। उससे कौन कह रहा है तू हिंदी में पढ़ो? तो इंग्लिश में पढ़ो, मुझसे पूछ। When any notice or tender is to be made to a person, but person is not available, where the mortgage property is situated, owner is not residing there, owner is residing somewhere else, but owner's agent is here, who is managing all the property. The notice to the agent shall be deemed to be the notice to the person. आप समझ में बात? जहाँ की ऐसा कोई व्यक्ति या अधिकर्ता अब आपके सामने ये आ गया कि साहब उसका कोई एजेंट है, ये नहीं है तो पता नहीं लग रहा है किसको दे दें, तो फिर अपन वो यूज करेंगे। कोर्ट में डिपॉजिट करने वाला सेक्शन था ना, जो पीछे पढ़ के आए थे कि नहीं मिल रहा है या रिडीम नहीं कर रहा है, तो अपन कोर्ट में पैसा जमा करना है, तो फिर अपन उस रेमेडी को एक्सरसाइज लिखा है सब।
जहाँ की ऐसा कोई व्यक्ति या अभिकर्ता जिस पर ऐसी सूचना की तामील होनी चाहिए नहीं मिल सकता या सूचना की तामील करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति को ज्ञात नहीं है, वहाँ पश्चात कथित व्यक्ति ऐसे किसी भी न्यायालय से जिसमें उस बंधक संपत्ति के मोचन किस न्यायालय में? जिस कोर्ट में मॉर्गेज, रिडेम्पशन, सेल का सूट जाएगा, उसी कोर्ट में एप्लीकेशन। कोर्ट से कहेंगे कि साहब मिल नहीं रहा है, आप हमें बताएं कहाँ जमा कर दें। फिर कोर्ट हमें जैसा डायरेक्शन देगा हम वही, है ना। बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद लाया जा सकता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा न्यायालय निर्दिष्ट करेगा कि किस प्रकार से ऐसी सूचना की तामील होगी और ऐसे निदेश के अनुवर्तन में तामील की गई सूचना पर्याप्त समझी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। जैसा कोर्ट बताएगा हमने वैसी तामील कर दी, वैसी सर्विस कर दी। दैट्स ऑल। मैं अपनी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो गया। आगे बढ़ो। परंतु यदि वह सूचना ऐसी सूचना है जो किसी निक्षेप की दशा में धारा 83 द्वारा अपेक्षित है। हाँ, अब हम कोर्ट में जमा करे आए पैसा, अपन पीछे पड़े कि अपन कोर्ट में जमा करके मोर्गेज, कोर्ट फिर मोर्गेजी को नोटिस देता है कि तुम्हारा पैसा जमा हो गया है, आके ले जाओ। याद होगा सेक्शन। हाँ, तो अब अपन क्या कर रहे हैं विष्णु? अपेक्षित है तो उसके बारे में आवेदन उस न्यायालय में किया जाएगा जिसमें वह निक्षेप किया गया है। जिस कोर्ट में हमने जमा किया उसी में एप्लीकेशन दे देंगे कि साहब ये मोर्गेज था, मोर्गेजी मिल नहीं रहा है और उसका कोई एजेंट भी नहीं मिल रहा है साहब, हमें अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करानी है, तो क्या करें? हम आपके पास पैसा जमा। फिर कोर्ट क्या करेगा? मोर्गेजी के नाम पे सूचनाएं निकालेगा। वॉट एवर कोर्ट हैज टू डू, कोर्ट विल डू इट। प्रॉपर्टी शैल बी डिक्लेयर टू बी रिडीम्ड। जहाँ की कोई भी व्यक्ति या अधिकर्ता जिसे ऐसी निविदा की जानी है नहीं मिल सकता या निविदा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ज्ञात नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कौन एजेंट है, कहाँ है। हाँ। वहाँ पश्चात कथित व्यक्ति किसी भी ऐसे न्यायालय में जिसमें उस बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद लाया जा सकता है, वह रकम जिसकी निविदा की जानी इच्छित थी निक्षिप्त कर सकेगा और ऐसा निक्षेप ऐसी रकम की निविदा का प्रभाव रखेगा। ठीक है। अब हम कोर्ट में जमा करे आए, कोर्ट से बताया कि साहब फला मोर्गेजी है, वो मिल नहीं रहा है, उसका कोई एजेंट भी नहीं मिल रहा है। श्रीमान हम आपके सामने पैसे जमा कर रहे हैं, ये मोर्गेज मनी है, ये ब्याज है, ये खर्चे हैं। अब श्रीमान देखेंगे कैसे क्या कर, है ना। हाँ। सेक्शन 103 संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को या उस द्वारा सूचना इत्यादि। हाँ, जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, पिछली धारा में जो नोटिस दे रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, ऐसे माइनर को नहीं। माइनर को नोटिस देने का क्या मतलब है यार? माइनर तो कोई पर्सन ही नहीं है। From the point of view of the jurisprudence, minor is not a person. He cannot enter into a contract. He cannot transfer the property. But he can be transfer your property. उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। पढ़ो क्या लिखा है। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जहाँ की संविदा करने के लिए अक्षम किसी व्यक्ति पर या द्वारा किसी सूचना की तामील होनी या कराई जानी है या ऐसे व्यक्ति करेंगे। माइनर के ब्याह पर कौन नोटिस लेगा? माइनर नोटिस दे सकता है किसी को? नहीं। माइनर को नोटिस दिया जा सकता है? नहीं। किसको? या ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई निविदा या निक्षेप किया जाना है या प्रतिगृहित किया जाना है या न्यायालय से निकाला जाना है, वहाँ ऐसे व्यक्ति का संपत्ति के वैध रक्षक पर या उसके द्वारा ऐसी सूचना की तामील हो सकेगी या कराई जा सकेगी जो उस माइनर की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है। नहीं समझ में बात है? जो माइनर की कस्टोडियन है, जो प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है, उस पर तामील करा दो। या के द्वारा निविदा या निक्षेप किया जा सकेगा या प्रतिगृहित हो सकेगा या निकाला जा सकेगा, किंतु जहाँ की ऐसा कोई रक्षक नहीं है और ऐसे व्यक्ति के हितों में
अब कोई गार्जियन नहीं मिल रहा तुम्हें उसका, या गार्जियन है ही नहीं कोई, तब हम क्या करें? तब हम कोर्ट में जमा करेंगे और कोर्ट से कहेंगे कि साहब ये माइनर है, इसका आप गार्जियन वार्जियन जो भी हो आप तलाश करें तो हमारी प्रॉपर्टी को रिडीम है ना। यह अपेक्षित या वांछनीय है कि इस अध्याय के प्रबंधों के अधीन सूचना की तामील होनी चाहिए या निविदा या निक्षेप किया जाना चाहिए वहाँ किसी भी न्यायालय से जिसमें बंधक मोचन के लिए बात लाया जा सकता हो। किस कोर्ट में? जहां पर कोर्ट, उस कोर्ट में जहां उस प्रॉपर्टी के सेल, फोरक्लोजर और रिडेम्पशन का सूट आ सकता है, उसी कोर्ट में सारी कार्रवाइयां होंगी। ठीक है। ऐसी सूचना की तामील करने या प्राप्त करने या ऐसी निविदा करने या प्रतिगत करने या ऐसे निक्षेप को न्यायालय में करने या से निकाले जाने के प्रयोजन से और उन सब परिणामिक कार्यों को करने के लिए जो यदि ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होता तो उसके द्वारा किए जा सकते हैं। अगर वो कॉम्पिटेंट होता तो वो खुद कर सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है तो कौन करेगा उसके लिए यहाँ पर बाधा संरक्षक नियुक्त करने के लिए आवेदन किया जा सके। हाँ, ये भी कि वो कोर्ट उस माइनर का कोई मिल नहीं रहा है, गार्जियन वगैरह है ना, कोई गार्जियन नहीं मिल रहा, माता पिता नहीं मिल रहे, तो कोर्ट उसके लिए गार्जियन अपॉइंट, फिर उस गार्जियन को अपन पेमेंट कर सकते हैं। सीपीसी के अधीन किया जाएगा, सीपीसी के ऑर्डर 32 उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सूट बाय माइनस एंड अगेंस्ट 104 नियम बनाने की शक्ति वो हाई कोर्ट किसको है? हाई कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जितने भी अपन अभी तक सेक्शन पढ़ते आए हैं, मॉर्गेज कैसे क्या, तो उनमें रूल्स भी बनाने पड़ते। ये तो एक्ट है। आपको थोड़ा थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पता हो, मैं जूरिस्प्रूडेंस की क्लास अब मैंने रेगुलर शुरू कर दी है सैटरडे को, तो सैटरडे या संडे को एक दिन लिया करूँ लाइव, तो जूरिस्प्रूडेंस का तो मैं यहाँ आना है, यहाँ आ जाओ, लाइव लेना है ना। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जूरिस्प्रूडेंस के जब मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको इतनी खिलौने जैसी लगेंगी, अरे यार हमको तब क्यों समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़ें, और अब खुद से ही क्यों समझ में आ रही है ना। ये तुम रुको जरा धीरे। एक तो क्या है कि पहले क्या होता था, 2-3 साल में एक बार जगह आती थी, तो मेरे पास तुम लोगों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होता था। इनके अलावा भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोगों को बता देते थे। रजिस्ट्रेशन, चलो एक दिन रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो, तो ये होता था, हम बता देते थे। अब चूंकि बैक टू बैक वैकेंसीज आती जा रही है, तो हमें भी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि तुम लोगों के सिलेबस के इतर हम तुम्हें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझा सकें जो सिलेबस को समझने में तुम्हें मदद करे। फिर भी मेरा बस चलता है, तो ओनरशिप क्या है, पोजेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं बताता ही रहता हूँ तुम लोगों को। अब कभी अब रेगुलर क्लास जूरिस्प्रूडेंस की लेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी तुमको ऐसे ही पढ़ाएंगे सैटरडे को, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे घर बैठे हो, 2 घंटे की एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन पे चले, सारे आर्टिकल पढ़े 1 to last। Is that clear? मिस्टर गोस्वामी आगे बोलो। सेक्शन 105 पट्टे की परिभाषा। पट्टा लीज ये अकेला है जहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है नीली, राइट टू, एम आई राइट, है ना, राइट टू यूज। ट्रांसफर होता है फॉर द कंसिडरेशन, प्रतिफल तो देना पड़ेगा। पट्टा लोग, पट्टे पे जमीन लोगे तो पट्टे का किराया नहीं होगा। अभी जमीन सब सरकार की है, तुम्हें पता नहीं, ये हमारा नहीं है, हम किसी धोखे में होगी हमारा है, ये हमारा नहीं है,
सबै भूमि भोपाल की, सबै भूमि भोपाल की। पहले गोपाल थी, गोपाल तो बेचारे कहाँ, इसलिए भोपाल है, तो सरकार कहाँ है, भोपाल। और LRC में लिखा है धारा 57 में, समस्त भूमियाँ, तालाब, कुएं जो प्राइवेट नहीं है, कुएं, तालाब, नहरें, सब राज्य सरकार की संपत्ति। धारा 57 LRC है, पढ़िए, सबै भूमि भोपाल। पहले कहते थे गोपाल, बेचारे गोपाल तो वृंदावन तक ही सीमित रह गए, 7-8 गाँव तक। भोपाल बहुत बड़ा गाँव है। आइडल में वेस्ट नहीं, आइडल में वेस्ट होती सारी प्रॉपर्टी, अगर गोपाल की हो जाए, शिवरी मंदिर में चली जाती, जहल लो, पुजारी मजे कर रहे होते हैं। मंदिर की जमीनें बेच दी, कॉलोनियां बन गई मंदिर की जमीनों पर, पुजारियों ने ये, मैनेजमेंट ने ये हरकत करी। हम ट्रस्टी बन गए मंदिर के, हमने रातों रात ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, जबकि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पर भी है। वे अरबपति हो गए पिंड में। पूरी भिंडेरिस मंदिर की जमीन है, पूरी टोटल। आरातिका जहाँ रह रही है मऊ में, पूरी भिंडेरिस मंदिर की जमीन है। तो पता नहीं कुछ को भिंडे का इतिहास, क्योंकि बड़े हैं, मतलब सब पता है कि वहाँ कैसी कैसी कलाकारियाँ लोगों ने करनी है। मंदिरों की जमीनें पूरी चाप गए, बेच दी, यानी बेच दी। करौली माता मंदिर में पूरा न्यू सिटी सेंटर बन गया, सिटी सेंटर बन गया, पूरी जमीनें करौली माता मंदिर की। तो अब वो नहीं डट रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो नहीं डट रहे, वे सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने को तैयार। 140 करोड़ रुपए का इवैल्यूएशन है, 140 करोड़, सोचिए 140 करोड़। नैवेगांव के पंडित कैसे तुम मठराए रहे हैं ये सब। हाँ, सब में मट्ठरपना मिलेगा तुमको, एक नंबर के। डोंट क्रिटिसाइज। वो जानबूझ के किया गया। कैपेसिटी तो सिर्फ वो नहीं है, उनके पास किसी से ज्यादा होगी नहीं, और वो जारी करनी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी अगर, अब तो चूंकि बहुत लंबा समय हो गया इसलिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, और फिर वोट की राजनीति है। एक अवैध कॉलोनी को भी छूने की कोई नेता हिम्मत नहीं उठाता, बल्कि उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। वो जानता है कि इस कॉलोनी में 2000 वोट है ना। तो पट्टा, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज in lieu of money which is payable at a particular time, at fortnightly, 15 दिन में, 1 महीने, 3 महीने, एक टाइम फिक्स होगा। उस टाइम पर उसका आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, जिसे हम रेंट बोलते हैं, पट्टे का किराया। ठीक है। पट्टा कैसे होगा, क्या होगा, वो हमेशा ध्यान रहे कि अगर पट्टा 1 साल से ज़्यादा का है, 12 महीने या उससे ज़्यादा का है, तो पट्टा हमेशा लिखित और रजिस्टर। ठीक है। लीज अगर 1 ईयर और मोर के लिए है, इट शैल ऑलवेज बी रिटन एंड अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड। 11 महीने की लीज तक आपको उसे रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं। इसलिए मकान मालिक किराएदार से कितने दिन का एग्रीमेंट करता है? 11। इसका मतलब ये नहीं है कि टेनेंसी 11 महीने की है। टेनेंसी और लीज में बेसिक डिफरेंस है।
कि लीज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है और परपीचुअल भी हो सकती है। परपीचुअल भी हो सकती है। परपीचुअल माने हमेशा के लिए। हम सब परपीचुअल लीज ही हैं। एक टाइप से देखा जाए धारा 57 LRC को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम सब लोग परपीचुअल लीज ही हैं। किसान जमीन जोत रहा है, दे तो रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को दे रहा है ना, वो उसका क्यों दे रहा है? जब उसकी जमीन है तो गवर्नमेंट को क्यों दे रहा है? क्या जरूरत है गवर्नमेंट, जब उसकी अपनी जमीन नहीं, उसकी अपनी नहीं। इसका थोड़ा सा आप समझ लें, स्वामित्व और स्वामित्व का अधिकार। किसान को या किसी को भी स्वामित्व नहीं है, स्वामित्व का अधिकार है। एक आध दिन मैंने कभी बताया हो कि स्वामित्व के साथ, ओनरशिप के साथ 3 राइट अटैच है ना। मनु 3 राइट हमको मिल गए, बट ओनरशिप गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली धारा 57 में। अब चूंकि गवर्नमेंट के राइट हम यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के राइट अगर हम यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को बदले में हमें कुछ देना भी पड़ेगा। तो अगर मकान होता है तो हम हाउस टैक्स देते हैं, वैसी प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती है तो रेवेन्यू देते हैं। ये सब क्यों दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को? क्योंकि हम गवर्नमेंट की ही राइट को यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है। चलो, अब पट्टा मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी। ठीक है। अगर कहीं पट्टे की डीड में नहीं लिखा है, पट्टे की डीड में नहीं लिखा है कि ये कितने समय के लिए, तो अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो ईयर टू ईयर मानी जाएगी, और दूसरी कोई लैंड है तो मंथ टू मंथ। नहीं समझ? एग्रीकल्चरल लैंड हमने तुमको पट्टे पर दी, कृषि की, और हमने उसमें टाइम नहीं लिखा कि कितने दिन के लिए है, तो वो 1 साल के लिए। फिर तुम्हारा 1 साल निकल गया, हम तुमसे छुड़ाने नहीं आए, तुमने अगले साल का किराया हमें दे दिया, हमने रख लिया। इसका मतलब अगले 1 साल के लिए लीज फिर रिन्यू हो गई, है ना। हम सब लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के परपीचुअल लीज ही है, शाश्वत का। परपीचुअल माने हमेशा। आज हमें तो हम रेवेन्यू पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, कल को हम नहीं रहेंगे तो वो जो जितने लोग उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे वो पे करेंगे। पे करने की लायबिलिटी रेवेन्यू में जो भी है वो उनके ऊपर चली जाएगी, है ना। तो अगर उसमें टाइम नहीं लिखा है, तो अगर एग्रीकल्चरल लैंड का पट्टा है तो ईयर टू ईयर है, अदरवाइज वो मंथ टू मंथ है। अब समझ लीजिए, अगर ईयरली लीज है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं, मान लो 1 जनवरी को शुरू होती है लीज और 31 दिसंबर को खत्म है, ईयर टू ईयर, किसी भी ईयर मंथ से शुरू हो सकती है, अगले ईयर के उसी मंथ, उसके पिछले मंथ में लास्ट में खत्म हो जाएगी। 1 फरवरी से 1 साल शुरू करोगे तो 31 जनवरी को 1 साल पूरे ना हो जाएंगे, है ना। ईयर टू ईयर। अब अगर ईयर टू ईयर लीज है, पट्टा करने वाला व्यक्ति लेजर कहलाता है, पट्टा करता। जिसको किया जाता है वो लीजी, पट्टेदार, और जो फिक्स किया गया है किराया उसका, उसे रेंट बोलते हैं। किराया कितना आप हमें देंगे, और उसकी एक डीड लिखी जाएगी, विलेख लिखा जाएगा, उसे पट्टा विलेख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब अगर ईयर टू ईयर लीज है, हर साल होती है, अब हम उसे किसी साल खत्म करना चाहते हैं, तो हमें उसके आधे पीरियड पर नोटिस देना पड़ेगा। जैसे 31 दिसंबर को लीज खत्म होती है, तो हमें आगे हम लीज बढ़ाना नहीं चाहते, तो हमें नोटिस देना पड़ेगा लीजी को कि आप हम आगे लीज आपको नहीं देंगे। ये नोटिस 6 महीने पहले, जब लीज एक्सपायर हो उससे 6 महीने पहले ये नोटिस, अर्थात 30 जून तक ये नोटिस आप उसे दे देंगे कि श्रीमान आगे 31 दिसंबर के बाद हम आपकी लीज नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मान लो हमने तुम्हें 2 महीने का ही नोटिस दिया, हमने तुमको नवंबर में नोटिस दी या अक्टूबर में नोटिस दिया
कि भाई हम आगे कंटिन्यू पट्टे को नहीं करना चाहते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा 6 महीने का जरूर है, लेकिन कोई भी मात्र इसलिए अवैध नहीं होगा कि 6 महीने का नहीं, बल्कि 3 महीने पहले तुमने नोटिस दिया है, तब भी वो नोटिस वैलिड माना है ना। ठीक है, पढ़ो पट्टे की परिभाषा। पट्टे की परिभाषा: स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा क्या अंतरण ट्रांसफर है। हुआ? राइट टू न, कुछ अलग नहीं, सिर्फ एक ही चीज ट्रांसफर हुई, राइट टू उपभोग करने का अधिकार। आगे बढ़ो। जो एक अभिव्यक्त या विविचित समय के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित, या तो हमने लिख दिया 5 साल का पट्टा है, 10 साल का पट्टा है, 20 साल का पट्टा है, तो ये तो अभिव्यक्त हो गया। विवक्षित जो अभी हम बता रहे थे कि एग्रीकल्चर लैंड है तो ईयर टू ईयर, अदरवाइज मंथ टू मंथ। और अगर वो ईयर टू ईयर है तो 6 महीने पहले नोटिस, और मंथ टू मंथ है तो 15 दिन पहले नोटिस। नहीं सुन भाई, 15 तारीख तक हमने नोटिस दे दिया कि आगे हम इसको टेनेंसी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। इज दैट क्लियर? तो आधे पीरियड का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन आगे उसमें लिखा है कि अगर शॉर्ट पीरियड का भी नोटिस दिया है आपने, आधे से कम पीरियड का नोटिस दिया है, नोटिस देना चाहिए था 15 दिन पहले, आपने दिया 20 दिन बाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नोटिस अवैध हो गया, नोटिस वैलिड माना। इज दैट क्लियर? लिखा है उसमें भी। अब आप पढ़ो। या शाश्वत काल के लिए। या शाश्वत काल, हम सब शाश्वत काल के लिए लीज ही होते हैं, लीज ही है शाश्वत काल के लिए। मालिक कौन है? सरकार है ना। सरकार ने अपने अधिकार आपको दे दिए, लेकिन जो स्वामित्व में 3 अधिकार होते हैं: राइट टू पजेस, राइट टू डिस्पोज और राइट टू एक्सपेल अदर्स। पहला उपभोग करने का अधिकार, दूसरा खर्च करने का अधिकार, कभी भी आप बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा है, दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसमें हस्तक्षेप करे आके तो उसको बहिष्कृत करने की क्षमता, अर्थात उसके अगेंस्ट में हम लीगल एक्शन ले सके कि ये मेरे राइट में इंटरफेरेंस कर रहा है। बहिष्कृत करने की क्षमता, राइट टू एक्सपेल अदर्स। ये 3 राइट स्वामित्व के अधिकार कहलाते हैं। अगर ये 3 अधिकार किसी व्यक्ति में है संपत्ति के संबंध में, तो वो व्यक्ति संपत्ति का स्वामी कहा जाएगा। ठीक है, इसे स्वामित्वाधिकार बोलते हैं, स्वामित्व नहीं बोलते। जैसे वीडियो और ये हाउसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री होती है, हाउसिंग बोर्ड की में 99 साल की लीज देते हैं, ठीक है, और जीडीए में 37 साल की लीज देते हैं। मतलब 99 की इसलिए करते हैं कि 100 की कर देंगे तो वो परपेचुअल चलेगा, शाश्वत काल के लिए पट्टा हो जाएगा अगर 100 साल या उससे ऊपर, इसलिए वो 99 की करते हैं कि एट एनी टाइम वो उसे रिवोक कर सकते। इसलिए और बाकी अपने अपने हिसाब से स्वामित्व अधिकार तो तुम्हारे पास आ ही जाता है, इसलिए आमतौर पर सरकार जितनी भी लीज करती है वो सब 99 से मैक्स टू मैक्स, जैसे 11 महीने का वो, हाँ 99 की करती, क्योंकि 99 की इसलिए कि अगर 100 की हुई तो वो शाश्वत काल का पट्टा हो जाएगा, फिर कभी पट्टेदार तुमसे अपनी जमीन वापस ले नहीं पाएगा, किराया लेता रहे। ऐसी सरकार के साथ तो अगर 100 साल के लिए सरकार ने पट्टे पे दे दी तो तुम परपेचुअल लीज ही हो गए। अब सरकार तुमसे लीज तुम्हारी कैंसिल, जब तक कोई रीजन ना हो लीज कैंसिल नहीं कर सकती। अब तो किराया लेते चलो, किराया लेते बढ़ा ले, और क्या करो। समझ में आ गई? हाँ पढ़ लो। किसी कीमत के जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो। बात तक समझ में आई? किसी कीमत की, रेंट जिसे हम रेंट बोलते हैं, किराया। पट्टे में कीमत क्या होगी? पट्टे बेच रहे हैं हम, क्या कीमत है? तो किराया, रेंट। अब वो रेंट कैसे पेएबल हो? पढ़ो क्या लिखा है? वचन दिया गया हो अथवा हाँ, अब वो रेंट या तो एडवांस में दे दिया गया हो या जिसके देने का वचन दिया हो कि भाई साहब ये अगली लीज है, जब खत्म होगी हम किराया दे देंगे, या एडवांस में कि 1 साल की लीज है ना, जो पकड़ किराया, लेकिन 1 साल से ज्यादा की का किराया एडवांस नहीं। हाँ, प्रीमियम के तौर पर पट्टे में
यहाँ थोड़ी दो चीजें और समझ में। पट्टे में किराया तो लगेगा ही लगेगा। अब पट्टे में दो चीजें होती हैं, रेंट और प्रीमियम, है ना। रेंट एंड प्रीमियम। रेंट तो जो पर्टिकुलर टाइम पे दिया जाएगा, मंथली, ईयरली, वो तो रेंट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक लमसम अमाउंट पहले ले लेते हैं कि भाई 50,000 जमा करो, हाँ, और फिर आपको हम मंथ टू मंथ लीज दे रहे हैं जिसका किराया 5,000। एग्जैक्टली। तो जो लमसम जमा किया है आपने उसे हम बोलते हैं प्रीमियम, और जो टाइम टाइम पे दिया जाता है मंथली या ईयरली उसे बोलते हैं हम रेंट, है ना। हिंदी में भी प्रीमियम को प्रीमियम ही बोलते हैं। अब हम क्या इसके लिए क्या हिंदी में कोई शब्द भी तो नहीं है, प्रीमियम ही लिखा हो, प्रीमियम ही लिखा हो। तो प्रीमियम का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर दिया जाता है। क्या पगड़ी आप पगड़ी कह सकते हो, यस यस। एडवांस जो दिया जाता है वो पगड़ी की। लेकिन एकोमोडेशन में और दुकानदार कोई तुमसे मालिक पगड़ी मांगे, इलीगल है। अगर वो मांगे तो हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, डीड में लिख दो कि वो डीड में पगड़ी की तरह नहीं लिखी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। अगर तुमने पगड़ी लिखी थी तो वो इनवैलिड हो जाएगी। हम क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी मनी, वो भी 1 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन लोग ले रहे हैं। पगड़ी का कहीं उनके किराएनामे में उल्लेख भी नहीं है। वो पगड़ी हम क्यों ले लेते हैं? हमने दुकान तुम्हें किराए पे दी, हमने 3 लाख रुपए तुमसे पगड़ी ले ली और 5,000 रुपए तुम्हारा किराया फिक्स कर दिया तुम्हारी दुकान चलने के लिए। अब देख तो यार, एक तो ठौर पूछता है, जगह पूछती है ना, और एक क्वालिटी पूछती है। दोनों चीजें हैं। बहादुरा क्यों पूछ रहा है? ठौर भी है और क्वालिटी है ना। समझ लो बात तो देवता ठौर में पूछता है, देवता घर घर पूछने नहीं जाता। इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी अपने आप में यूनिक है। उनके लिए कहीं क्या पढ़ रहे थे विष्णु, जरा पता ना प्रीमियम वगैरह के बारे में। हाँ, और तो प्रीमियम तो हो चुका। यहाँ ले सकते हैं, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में प्रीमियम नहीं ले सकते। मैक्स टू मैक्स आप 1 महीने का किराया एडवांस। इसीलिए आप देखते होंगे हर मकान मालिक 1 महीने एडवांस में किराया लेंगे। लाले 1 महीने पहले ही ले लेता है तुमसे, अब अगले महीने की परमिशन देता है। देखते हैं, आगे बढ़ो। अथवा धन या फसलों के अंश। हाँ, अब सवाल ये है कि कंसीडरेशन जो लीज में होगा वो क्या होगा? ऑलवेज मनी या समथिंग एल्स भी हो सकता है। जैसे मैंने तुम्हारी लैंड ली, बटाई पे लेते हैं तो फसल का अंश तुम्हें देते हैं, क्या वो किराया नहीं? पढ़ो। फसलों के अंश या सेवा। या सेवा, हम तुम्हारे नौकर हैं, चाहे पूरी खेती की देखभाली करते हैं, उसमें से 10 बीघा तुमने हमको दे रखी है कि ये तुम जोतो, इसकी पूरी फसल तुम्हारी और बाकी हमारी 50 बीघा जो। अब हम यहाँ क्या दे रहे हैं? शेयरिंग क्रॉप दे रहे हूँ, और चाहे उसे हम एक अपना प्रॉपर्टी का शेयर दे रहे हो, है ना। ये सब रेंट माने, इनको हम क्या बोलेंगे? किराया, रेंट। जैसे एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में रेंट होता है ना मकान का, ठीक इसी प्रकार से लीज में भी रेंट होता है। उसे जो प्रतिफल होता है लीज का, कभी क्वेश्चन आ जाए कि पट्टे में प्रतिफल क्या है? रेंट, भाड़ा, किराया। हाँ, प्रीमियम नहीं, पगले नहीं माने। हाँ, हो जाते। प्रीमियम को कभी पगली नहीं माना जाता, क्योंकि प्रीमियम एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में तो मना है। प्रीमियम तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का फंडा है ही नहीं, वो तो फंडा ही लीज का है। प्रीमियम लीज तो सर इतनी वाइड है, इसमें शेयर भी आ रहे हैं, सब आ रहा है। लीज एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, टेनेंसी तो बहुत छोटा सा एक उसके स्पीसीज है।
लीज इज अ जीनस एंड टेनेंसी इज स्पीसीज। स्पीसीज। सर यहाँ पे और समथिंग है, अगर टेनेंसी एक्ट हमारे यहाँ नहीं होता तो टेनेंसी और समथिंग में गिना जाता, हाँ बिल्कुल, लेकिन चूंकि वो exclusive होता है, हमारे एक्सक्लूसिव टेनेंसी है ही, एक्ट बना हुआ है पूरा टेनेंसी का। एक 2010 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रेंट कंट्रोल एक्ट बदल, अपना एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बदलेंगे, बदल गया, नया प्रिंट हो गया मार्केट में, विधानसभा से पास हो गया 2010 में, आज तक लागू नहीं हुआ। जबकि छत्तीसगढ़ ने इतना छोटा एक्ट बना दिया है, 5 पेज का एक्ट, 14 सेक्शन का है पूरा। 5 पेज भी नहीं है एक्ट। उनने कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही खत्म कर दिया, उन्होंने रेंट ट्रिब्यूनल बना ट्रिब्यूनल दिया, बना दिया। अलग है, बात ही खत्म है। सहमति के अनुसार जो हुआ था। स्टैंडर्ड रेंट कुछ है ही नहीं, जो पक्षकारों के बीच में तय हो जाए वही बात है। हमारे यहाँ स्टैंड अभी हम पढ़ाएंगे तुमको, 7 में हाँ, LRC खत्म करने के बाद एकोमोडेशन ही पढ़ाएंगे, ठीक है, 7-8 दिन में खत्म हो जाए, है ना। आगे बढ़ो इसमें। या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधि रूप से कालावधि रूप से, पीरियोडिकली का मतलब ये है कि या तो मंथली दिया जा रहा है, या क्वार्टरली दिया जा रहा है, या हाफ ईयरली दिया जा रहा है, या ईयरली, एक पर्टिकुलर टाइम पर दिया जा रहा है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैं? कालावधि रूप से या विंटेज अवसरों पर। हाँ, अब विनिर्दिष्ट अवसरों पर, जैसे हमने कहा यार हर साल दिवाली से पहले तुम किराया दे रहे हो, अब कभी दिवाली अक्टूबर में पड़ जाती है, कभी नवंबर में पड़ जाती है, कोई फर्क नहीं इससे, हमें तो दिवाली पे चाहिए एक पेरियोडिकल, हमेशा इन्हें हम पेरियोडिकल पेमेंट कहते हैं। पेरियोडिकल पेमेंट क्या, जो एक निश्चित समय पर किए जाते हैं, वो पेरियोडिकल पेमेंट है। ये इसमें भी पेरियोडिकल पेमेंट, जरूरी नहीं। हाँ हाँ जरूरी वैसे पुरानी कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखा उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं चैत वैसाख के हिसाब से। हाँ। अब नाउ दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द जी ईयर। हाँ। अब चैत आने वाला है, अब वैसाख आने और भी डिसाइड द सेम, लेकिन फिर भी है। है। ग्रामीण लोग तो चैत वैसाखी तुम जानते हैं, है ना, और जानना भी चाहिए। हमारी चूंकि हम दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम इंटरनेशनली जब जाएंगे तो हम तो चूंकि मैथ्स में, तब दुनिया मैथ्स शब्द नहीं जानती थी, तब भारत मैथ्स का सबसे बड़ा गढ़ था। एस्ट्रोलॉजी आप क्या समझते हैं, एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स है, एब्सोल्यूट। कभी किसी ज्योतिष से मिलने जाना कुंडली बनवाने के लिए, वो तुरंत बना के कभी नहीं दे पाए कोई नहीं भाई साहब, 2 दिन लगते हैं कुंडली बनाने में, दिन बोलते हो। कितना कैलकुलेशन होता है भाई साहब। हमसे पूछो, हमारे मित्र हैं पिंड में, जैन साहब, प्रदीप जैन, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी वो कुंडली बना, एक हवाई कुंडली नहीं बन पा रही थी, 6 महीने में उनके चक्कर लगा रहे थे। एक दिन उनका मन बना, हमसे बोले कि यार राधे श्याम एक काम करो, लाओ आज तुम्हारी कुंडली बना। 7.5 घंटे उनने हमें बगल में बैठाया रखा था, घर ले गए, खाना खिलाया। वो बड़े रॉयल नेचर के हैं, तो खाना और फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे। वो पूरे 7.5 घंटे में हमारी 1 पेज की कुंडली बना के दी। उन्होंने कहा था बस ये 1 पेज तुम संभाल के रखना, जब भी दिखाना 1 पेज की कुंडली, कुछ नहीं, सब उस 1 पेज में जो देखना चाहो। हमारे मित्र हैं, अब तो खैर बहुत सालों से मिला नहीं, जब से ग्वालियर आ गए हूँ मिला नहीं हूँ उनसे। भूटा बाजार में उनकी 50 बाजार में लकड़ी का कारोबार था, है? अब नहीं है, अब तो खत्म हो गया। छोटा भाई खड़गपुर चला गया, लेकिन प्रदीप जैन अब भी बन गई है, मिले सुना है। उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर उनका उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी जो है उस पर बड़ा जबरदस्त उस आदमी की बहुत जबरदस्त। खैर, हाँ विंडेज अवसरों पर अंतरिति द्वारा हाँ, जो और अंतरितियां कौन है, जैसे क्या बोलेंगे अपन अंतरिति को, लीजी, पट्टेदार। ट्रांसफरर कौन है, लेजर। पट्टा करता, जो पट्टा कर रहा है ना। चलो, जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिहित कर रहा है। हाँ, लीजी भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो लेजर ने उस पर कंडीशन लगाई है, निबंधन लगाए हैं, जो शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों पर वो उसे स्वीकार कर रहा है।
अगर शर्तें स्वीकार नहीं करेगा तो वो साइन काय को करेगा, और साइन नहीं करेगा लीज की डीड पे तो लीज काय को होने लगी, है ना। दोनों के साइन होंगे, दो विटनेस के साइन होंगे, है ना। चल आगे। अंतरक को की या दी जानी है, हाँ। प्रतिफल के रूप में किया गया है। हाँ, अंतरक यहाँ कौन है? अंतरक को क्या बोलेंगे हम? लेजर। पढ़ो आगे। पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटा की परिभाषा। पढ़ो। वह अंतरक पट्टाकर्ता कहलाता है। देने वाला कौन? लेजर, पट्टाकर्ता। लेने वाला कौन? लीज, पट्टेदार। जो 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 दिया जाना है कंसीडरेशन उसे कहते हैं रेंट, और अगर एक मुश्त लमसम अमाउंट कोई दिया जा रहा है तो उसे कहते हैं हम प्रीमियम। जैसे हमने तुम्हें पट्टा दिया और कह दिया कि 10,000 रुपये साल पर ये खेत हम तुम्हें पट्टे पर दे रहे हैं और 40,000 रुपये प्रीमियम है, तो वे 40 तो तुम्हें पहले देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें पोजेशन मिलेगा, फिर हर महीने या साल पे जो किराया फिक्स है वो तुम्हें, हाँ, है ना। तो हाँ, पढ़ो तो जरा। वह अंतरिक्ष पट्टेदार कहलाता है। वह कीमत प्रीमियम कहलाती है। हाँ, कीमत जिसके बदले में पट्टा दिया गया। और इस प्रकार देय या करणी धन, हाँ, अंश, सेवा या अन्य वस्तु भाटा कहलाती है। कुछ भी, चाहे सेवा हो, चाहे फसलों में अंश, शेयरिंग क्रॉप हो, है ना। आपने अपने नौकर को दे दी 10 बीघा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नौकर को 10 बीघा दे दी कि आप जोत और मजे करो, बाकी हमारा काम। तो वो 10 बीघे उसके पास है, उसकी पूरी फसल उसके पास है, बाकी हमारा काम करो। ये भी हो सकता है। या शेयर इन क्रॉप दे रहे हैं, होता है बटाई में अपन लोग जैसे बोलते हैं कि बटाई को उठा दिए, तो उसका भी रेशो होता है 60-40, 30-70, 50-50, है ना। आप डिसाइड हुआ अब डिसाइड 2018 का हाँ। वरना उसके पहले तो लीज ही लीजिंग इतना आसानी से उस लीज को मनुष्य में कन्वर्ट कर कन्वर्ट करना, इसीलिए मौरूसी कृषक का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अभी LRC पढ़ाएंगे, इसके बाद तुम लोग पढ़िए। पहले एक बार नहीं पढ़ी, बोलो एक भी बार नहीं पढ़ी। आधी बटाई था तो मतलब हमने बहुत दिन से LRC नहीं पढ़ाई, इसका मतलब तो ये है किसी ने नहीं पढ़ी है? अरे यार LRC लो इस बार है, हर बार LRC पढ़ने पड़ती है किसी ने। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने 3 बार पढ़ लिए तो तू एब्सेंट रहेगा क्लास। LRC से वो ज़्यादा पूछते हैं मेंस में। हाँ, LRC और एकोमोडेशन से इसलिए ज़्यादा पूछते हैं कि लोकल के स्टूडेंट ज़्यादा एंटर, हर स्टेट, राजस्थान तो कितने लोकल लोग पढ़े, वो बाहर के लोगों को अपने बस में लेने ही नहीं चाहते। GS पूरी राजस्थान की, इंटरव्यू में सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे राजस्थान की, GS ही पूछेंगे पूरी। वो ये चाहते हैं कि राजस्थान में, राजस्थान के बाहर का कोई भी आदमी नौकरी करने ना आ पाए। हमारी MP की जुडिशरी बिहार, UP, दिल्ली वालों से भरी पड़ी है, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, UP, झारखंड, यहाँ से भरी पड़ी है। जनरल की लिस्ट उठा के देख लेना, 50% से ऊपर बाहर के होंगे। अब थोड़ा हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट हुआ है, इंटरव्यू में नंबर ही नहीं देते, 20, चाहे मेंस में चाहे तुम टॉपर हो, हमने इंटरव्यू में 20 नहीं गए काम। और मध्य प्रदेश का है तो भाई 20 से कम देना। एक अपवाद है अपनी शिवानी, मेंस में भर भर के नंबर ला रही है वो, लेकिन इंटरव्यू में 16-17 देके उसको विदा कर। और इंटरव्यू मेंस में भर भर के नंबर आ रहे हैं, वो हमेशा इंटरव्यू से बाहर हो रही है पिछले 4 सालों से। शिवानी है परफेक्ट नॉलेज। एक दिन ग्रोवर क्या खरीदी थी, कोई कंप्यूटर था बाहर का आया था, किताब में खरीदने की, तो किताब में खरीद रही थी, उसने पूछा था चाटी के कहाँ पढ़ते हो क्या करते। अरे सर हमने ऐसी झटका दिया उस आदमी को, LRC पूछ रहा था वो, ऐसा झटका दिया तो चौंक गया। बोले नहीं आपकी तैयारी अच्छी नहीं, हमने सब्जेक्ट पढ़ा है। तैयारी क्या होती है? जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से ग्रेस्प में आ गया, तैयारी है। और क्या तैयारी होती है? तैयारी का मतलब क्या है?
कुछ भाग ले कुछ बनाने थोड़ा तुम्हें कि ये ले आओ ये मसाले ले आओ। सिर्फ एक टाइम देना है आपको सब्जेक्ट को, हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तुम्हें लगता है कि मैंने इंटरप्रिटेशन कहीं प्रॉपर नहीं किया है, लेट यू टेल मी सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, वी विल डिस्कस इट, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। आगे बढ़ो विष्णु। धारा 106 लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि। हाँ, या तो पट्टे की डीड लिखी जाती है, 1 साल या उससे ज़्यादा का होगा तो रिटर्न होगा, तो डीड लिखी जाएगी। तो डीड में टाइम भी लिखा जाएगा कितने समय का पट्टा है ना। लेकिन मान लो डीड में टाइम नहीं लिखा है तो फिर वो पट्टा कितने समय का है, ये प्री में बड़े क्वेश्चन आते हैं। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा ना हो हाँ, तो कोई लोकल लॉ नहीं है, कोई कस्टम नहीं है ना, तो फिर क्या, या तो कस्टम है, किसी एरिया में लीज 6 मंथ की होती है तो फिर प्रथा है, या किसी लोकल लॉ में लिखा है। हो गया इनमें तो बजरंग नहीं कुछ हुआ इतनी तेज छींक, इतनी तेज, गजब। देखो इंद्र का सिंहासन तो नहीं डोल गया यहाँ तू भी कोई 106 पढ़ रहे हैं ना। हाँ, स्थानीय विधि प्रथा ना हो तो हाँ, कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन के एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन ईयरली लीज होगी, अदरवाइज मंथली। प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। ईयर टू ईयर वर्षानुवर्षी, अनुवर्तन में वर्ष 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 वर्ष। जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 6 माह की सूचना द्वारा प्रवेश होगा। अगर अब ईयर टू ईयर लीज है, हम उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं लेजर, तो नोटिस हाफ पीरियड बोले तो ईयर का हाफ पीरियड 6 मंथ। और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा। मासानुमासी, इन 2 को छोड़ के सारी लीज मंथ टू मंथ समझी जाएंगे। जो मंथ टू मंथ है वो कितने दिन के पहले नोटिस, 15 दिन पहले नोटिस देके टर्मिनेट। जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की ऐसी सूचना द्वारा दोनों ही, पर्यवसित। पट्टेदार छोड़ सकता है, छोड़ने की सूचना दे देगा कि साहब आपका पट्टा छोड़ रहे हैं, और लेजर भी दे सकता है कि हमारा पट्टा छोड़ दो। दोनों ही कंडीशन में जो सूचना दी जाएगी वो आधे समय से पहले दी जाएगी। अगर वो ईयरली है तो आधा समय पहले, 6 महीने पहले, और मंथली है तो आधा समय पहले, 15 दिन पहले उसकी सूचना लीजी लेजर को या लेजर लीजी को। अगर वो छोड़ रहा है लीजी तो लेजर को सूचना देगा, और लेजर अगर फोरफीचर कहते हैं, पट्टे की जब्त कर लेना फोरफीचर कहते हैं, तो लेजर अगर फोरफीचर कर रहा है तो वो नोटिस है ना। लेकिन नोटिस हाफ पीरियड का है ना, आधे समय। अगर ये मंथली है तो 15 दिन का पहले, और ईयरली है तो 6 महीने। तत्समय प्रवर्त किसी विधि में समाहित कुछ भी के होते हुए उपधारा 1 में उल्लिखित अवधि सूचना पत्र प्राप्ति दिनांक से प्रारंभ होगी। हाँ, 6 महीने कब से शुरू होंगे? जब आप उसे नोटिस सर्व कर देंगे, तामील हो जाएगी नोटिस की, नोटिस उसे मिल जाएगा, उस दिन से 6 महीने का हूँ। आगे बढ़ो। उपधारा 1 के तहत कोई सूचना पत्र उस उपधारा के तहत उल्लिखित के कम पड़ने में उसमें उल्लिखित अवधि के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। हाँ, हमने 6 की जगह 3 महीने पहले नोटिस दे दिया तो क्या वो इलीगल है? नहीं, उससे कम पीरियड का भी अगर नोटिस दिया गया है तो वो नोटिस इनवैलिड नहीं माना जाएगा। जहाँ कोई वाद या कार्यवाही उस उपधारा में उल्लिखित अवधि के पश्चात दाखिल की गई। ठीक है, आगे बढ़ो। उपधारा 4 उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक सूचना पत्र लेखबद्ध और
उसे देने वाले व्यक्ति ओरल नहीं द्वारा होगी। नोटिस shall always be written and signed by the person who is serving the notice. किसके द्वारा साइन होंगे? सूचना पे, जो सूचना दे रहा है ना। उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। नोटिस पर साइन हो, यह भी नोटिस होता है क्या? नोटिस में ना साइन भी दिया जाता है क्या, है ना? ठीक है। और उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा आबद्ध करना आशयित है, तो उसको ही देंगे जिसको हम बाउंड कर रहे हैं। या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं आप उसे। व्यक्तिगत देंगे तो पावती ले लेंगे, 2 कॉपी लेके जाएंगे, एक उसे दे देंगे, दूसरी कॉपी पे रिसीप्ट ले लेंगे। और नहीं तो बाई पोस्ट भेज देंगे, तो रिसीप्ट हमारे पास बाई पोस्ट तो वैसे भी होगी। तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट जब हम भेजते हैं तो हमें एक रसीद छोटी सी मिलती है, हम कोर्ट में उन्हें चिपका दें, एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एग्जैक्टली। या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुटुंबियों या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास पर निविदत या प्रदत्त की जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नौकर को भी दे सकते हैं, हालांकि नौकर को और कोई नोटिस कहीं नहीं दिया जाता। सिर्फ यही एक सेक्शन है जहाँ नोटिस नौकर को भी दिया जाए। अदरवाइज नोटिस कभी नौकर का नौकर है कौन, लेकिन यहाँ नौकर को भी नोटिस दिया जा सकता है अगर लीज को टर्मिनेट किया जा रहा है या रेलिंक्विश किया जा रहा है, त्यागा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में नोटिस। यदि ऐसी निविदा यदि ऐसी निविदा या परिधान संभव नहीं है तो संपत्ति के किसी सदृश भाग पर चिपका हाँ, दी अब कोई मिल ही नहीं रहा है तो प्रॉपर्टी पे चिपकाए। अब मान सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं इसको, और अफिक्सिंग बाय नोटिस, चस्पा करना चिपकाए आते हैं घर पे। और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां का चिपकाओगे? देनी पड़ेगी। तो एक तो बोर्ड लगा दो, मोबाइल लिखवा दो, और नहीं कुछ मत करो, ग्राम पंचायत के भवन पर चस्पा करो। सबसे अच्छा तरीका ग्राम पंचायत भवन पे चस्पा करो। 2 लोगों को बुला लो, गांव के लोगों को, लोकल के लोगों को, उनके प्रेजेंस में कि ये व्यक्ति इसी गांव में रहता है। उन्हें हाँ साहब इसी गांव में, इसके ये सर्वे नंबर है, हाँ साहब पता, इसमें 2-4 तो मुझे पता है लेकिन बाकी के मुझे नहीं पता, बाकी व्यक्ति यही है। तो ग्राम पंचायत में चिपका दी, उन दोनों व्यक्तियों से 2 कॉपी में होगा, एक चिपका दी और दूसरी कॉपी पर दोनों व्यक्तियों के जिनके सामने चिपकाई है नाम पते लिखी दी। कल को अगर ये बात उठती है कि तामील हुई कि नहीं हुई, सर्विस ऑफ नोटिस हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर 2 लोग बताएंगे कि नहीं साहब हुआ है, हमारे सामने इनके घर पे चिपका। क्या चलो आगे बढ़ो। धारा 160 पट्टे कैसे किए जाते हैं? कैसे किए जाते हैं? ये 2 लाइनें लिखी होंगी। नहीं ज्यादा बड़ा है, थोड़ा बड़ा नहीं है, ये पढ़ेंगे ज्यादा लगता है। तुम पढ़ो। स्थावर संपत्ति का वार्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत टिकट द्वारा किया जा सकेगा। समझ में आ गई? 1 साल या उससे ऊपर का पट्टा है या जिसमें ईयरली रेंट दिया जाता है, वो पट्टा हमेशा रिटर्न। स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार 6 महीने का द्वारा किए जा पट्टा सकते है, हैं। हमने पजेशन दे दिया, ओरल एग्रीमेंट हो गया, और रिटर्न की कोई। लेकिन ध्यान रखना, अगर पट्टे का किराया 100 रुपये या उससे ज्यादा है तो रिटर्न नहीं होगा। अब मंथली लीज है हमारी, हमने 6 महीने के लिए तुम्हें लीज दे दी, ये तो कह रहे लिखा होना जरूरी नहीं। फिर टेनेंसी का एग्रीमेंट क्या करते हो? अगर मंथ टू मंथ है तब भी हमें लिख लेना चाहिए। तो 2 बातें हैं, है ना, कि या तो लीज
ईयर टू ईयर है या रेंट 100 रुपीज़ और उससे 100 या उससे ज़्यादा है, तो वो लीज हमेशा रजिस्टर्ड भी है ना। और बाकी सब पट्टे कब्जा देकर ही किए जा सकते हैं। लेकिन अपन एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें तो मंथली चलता है, तो इसलिए वो जो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में जो कंपैरिजन दिया जाता है, दिस इज नॉट द लीज बट इज अ काइंड ऑफ लीज दैट इज कॉल्ड टेनेंट्स। हालांकि यहाँ भी लीजी को टेनेंट ही कहा गया है, यहाँ भी लीजी जो है पट्टेदार जो है वो भी किराएदार ही तो है, टेनेंट ही तो बोलते हैं उसको। That is for the exclusively residential purpose. That's why tenancy and that's for agriculture. एग्रीकल्चरल के लिए हमेशा लीज ही बोलेंगे, लेकिन अगर रेजिडेंशियल हो गई तो लीज ही नहीं बोलेंगे, टेनेंट। ये भी बात दोनों की एक है। हाँ, जहाँ की स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसी लिखत या जहाँ की एक लिखत से अधिक लिखत है, वहाँ हर एक ऐसी लिखत पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित, दोनों साइन करेंगे उसमें, एक के साइन से छोड़ दो। ठीक है। परंतु राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में हाँ, अधिसूचना द्वारा ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है, समय समय पर हाँ, कि ये जो अपने स्टेट में जितने भी एरियाज हैं, उन एरियाज में वो पट्टों पर कोई के लिखित होने तक ही सीमित हो सकती है, उसके रजिस्ट्रेशन से छूट दी जा सकती है यदि राज्य सरकार चाहे। जैसे ट्राइबल एरिया, झाबुआ साइड वगैरह जो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर हैं, वहाँ लीज आप लिख लीजिए और रजिस्टर्ड करा लीजिए, लेकिन आपको उस पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। जबकि हम जाएंगे तो हमें उस पर तो पट्टों के लिखित होने से भी छूट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, मात्र कब्जा दे के पट्टा मान लिया। लेकिन ध्यान रहे, एग्रीकल्चरल लैंड का पट्टा जब कभी आप करें तो हर 6-8 महीने साल भर बाद लैंड रिकॉर्ड चेक करते रहें, तो तुम्हें पता नहीं लगी पटवारी और पट्टेदार दोनों मिले, और पट्टेदार ने लैंडलॉर्ड की जगह पट्टेदार का नाम पटवारी ने चढ़ा दिया, तुम देखने ही नहीं गए हैं। 10 साल बाद वो बोला अब तो हम मौरूसी कृषक हो गए, भगवा यहाँ से। इसीलिए तो मौरूसी कृषक का कंसेप्ट खत्म करना पड़ा। इतना खतरनाक, आप पढ़ाएंगे एनआरसी, यद्यपि खत्म हो गया है तब भी हम तुम्हें समझाएंगे, क्योंकि केसेस तो आज भी पड़े हैं ना ऑक्यूपेंसी टेनेंट, क्योंकि उसका कोई क्या कहते हैं उसको, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन तो था नहीं, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से खत्म हुआ है वो मौरूसी कृषक। तो जो पिछले दावे मौरूसी कृषक के रूप में चल रहे हैं, उनके लिए तो तुम्हें आज भी एनआरसी पढ़नी पड़ेगी और मौरूसी कृषक वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब वो आएगा तो हम अब पढ़ाएंगे तो, है ना, मौरूसी कृषक ऑक्यूपेंसी पढ़ो क्या लिखा है। और कुछ है क्या नया सेक्शन? कुछ नहीं, रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा कब्जे के परिणाम बिना मौखिक द्वारा कैसे किए जाएंगे? कल अपन 108 अधिकार और दायित्व कल पढ़ेंगे। हाँ कल वो जो अगर आप लोग परमिशन दें तो गुरुवार को इसको हम तब दो नमो हैं, हाँ नमो कर देते नहीं, एक आध दिन ऑनलाइन क्लास ले लें। नए सब्जेक्ट 20th को मंडे है, ऑनलाइन तो लेते रही। ठीक है ना? कितने लोग थे?